ओके। पिछली क्लासेस में हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमी को लेकर वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेज 2 या सेकंड चरण में, दूसरे चरण में हमें देखना है कि हम डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, क्योंकि डिफिनीशंस पर बेस्ड क्वेश्चन चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो हर साल जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं नेशनल इनकम। बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट और इसमें जो डिफिनीशंस दी हैं वो थोड़ी सी टफ लगती है और उनको लगता है कि काफ़ी टेक्निकल है। हालांकि ऐसा है नहीं, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम नेशनल इनकम से शुरू करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम क्लास में डिफिनीशंस में जाने से पहले तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर जिसको आप हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो ये जो वित्तीय वर्ष होता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसीलिए जब भी हम फाइनेंशियल ईयर को लिखते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर को लिखते हैं 2024-25 या 2025-26 या 2022-23। ठीक है, 2 वर्षों को मिला के लिखते हैं। तो 2 वर्षों का जो कालक्रम है उसमें जो है ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में हम इस तरह एंटर करते हैं। अप्रैल से लेकर मार्च तक ये 12 महीनों का टेन्योर होता है। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो इन क्वार्टर्स में डिवाइड इसलिए किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो हमारी पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम है उनका एनालिसिस किया जा सके एवरी क्वार्टर। दूसरा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम कंपेयर कर सके पिछले वर्ष के में सेम क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा था। तो यहाँ बात ये निकल कर आती है कि जो पहला क्वार्टर है या दूसरा क्वार्टर है या तीसरा क्वार्टर है या चौथा क्वार्टर है, ठीक है, या पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, तो इनका कंपेयर भी सेम तिमाही से करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे तो ये कैसे जाएगा? ये पहले जाएगा 1 अप्रैल टू से लेकर 30 जून तक। ठीक है, फिर दूसरा जाएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। ठीक है, फिर तीसरा जाएगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और उसके बाद जो चौथा जाएगा वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। 4 तिमाहियों में एक प्रत्येक वित्तीय वर्ष डिवाइड रहता है। अब ये तिमाही 2024 की में भी आई होगी। ठीक है, 2025 में भी सेम तिमाही आई है। ठीक है, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सेम तिमाही से कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर हमने 2024 की अगर पहली तिमाही ली है फर्स्ट, तो हम 2025 में कंपेयर जब करेंगे तो पहली तिमाही का कंपेयर हम पहली तिमाही से ही करेंगे, दूसरी तिमाही का कंपेयर हम दूसरी तिमाही से ही करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तीसरी तिमाही का कंपेयर हम तीसरी तिमाही से ही करेंगे। तुलना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यह जानना होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया वित्तीय वर्ष, और ये 4 तिमाहियों में बटा होता है और इनका कंपेयर कैसे करते हैं। और ये 4 तिमाहियों में क्यों बांटते हैं? कि प्रोग्राम्स और जो पॉलिसीज हैं उनको एनालिसिस किया जा सके कि वो सही से वो काम कर रहे हैं, सही हमारी पॉलिसी सही है या नहीं है, प्रोग्राम जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम टाइम टू टाइम इसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें हम जो रिक्वायर्ड करेक्शन है वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा हमारा जीडीपी बढ़ा है या घट गया है, या हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इन्फ्लेशन का क्या हाल है। तो ये सारी बहुत सारी संकल्पनाओं को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जो कंपेयर करने के लिए हम इसको 4 क्वार्टर्स या 4 तिमाहियों में एक वित्तीय वर्ष को बांटते हैं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब नेशनल इनकम हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। नेशनल इनकम
हिंदी में राष्ट्रीय आय। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, सबसे पहली चीज हम देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, डिफिनीशन लिख लीजिए। इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर, हिंदी में भी अभी लिखाऊंगा, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, all final goods and services produced within domestic territory of a country। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। इन अ फाइनेंशियल ईयर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हम जो भी फील करेंगे, अब आप जो भी इस पढ़ते समय फील करेंगे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में फील करेंगे। ठीक है, तो हमने जो ना एक कंट्री लिया, तो आप फील करो इस चीज को कि भारत की घरेलू सीमा में, ठीक है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक, अब हिंदी में लिख लीजिए। एक वित्तीय वर्ष में, मैं हट जाता हूं, ठीक है, इंग्लिश वाले उतार लीजिए, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। यहां पर आया एक तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये फाइनल क्यों लिखा है यहां पर, यानी अंतिम वस्तु और सेवा, ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पर है कि हमें यह समझना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, नॉर्मल टेरिटरी भी कह सकते थे। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में और भी क्या क्या चीजें अब होती हैं, क्या सिर्फ देश का मैप या देश की पॉलिटिकल बाउंड्री वही होता है, और भी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो उसको हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लिखा है। ठीक है, यहां तक उतार लिया आप लोगों ने। ठीक, एक बार हट रहा हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कह रहा है। अब हम जीडीपी के कंटेस्ट में, ठीक है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, तो इसमें दो प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, एक होती हैं गुड्स एंड वस्तु एवं सेवाएं, हिंदी में भी हेडिंग डाल दीजिए वस्तु एवं सेवाएं। एक होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडियरी गुड्स। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं। और दूसरी होती हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, अंतिम वस्तुएं। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अब मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिनका प्रयोग करके हम फाइनल गुड्स बनाते हैं।
ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए ओके, ये देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारी जो है 1 सेकंड, आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारी जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है, तो ये यहां पर हमारी, जैसे ये गेहूं है, आपने गेहूं किसान ने पैदा किया, ठीक है, सबसे पहले क्या था कि कुछ नहीं था, तो जी सबसे पहले जो है उत्पादन कुछ नहीं था, तो किसान ने गेहूं उगाया 10 रुपए का, ठीक है, अब 10 रुपए यहां पर आए, उसके बाद ये जो गेहूं है, ये आटा बनाने वाले एक चक्की या फिर आटा की एक कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है, तो ये जो 10 गेहूं है ये इसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई, तो यहां पर जो है ना इसको खरीद लिया और इसने जो है ना इसको 20 रुपए का आटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस 20 रुपए के आटे को खरीदा किसने, खरीद लिया ये जो ब्रेड की कंपनी है, ब्रेड कंपनी, इसने इस 20 रुपए के आटे को खरीदा और फाइनल गुड बना दिया, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया ब्रेड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम देख रहे हैं कि ये गेहूं है और आटा है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है, और ये अगर हम अपने घर के घरेलू उपयोग के लिए ले रहे हैं तो ये हमारे लिए हमारे लिए एक अंतिम वस्तु हो जाएगी, क्योंकि हम इससे जो है ना रोटी बनाकर खाएंगे। लेकिन जब कमर्शियल कोई कंपनी ले रही है तो उससे कुछ और बनाएगी, बिस्किट बना सकती है या फिर जो है ना ब्रेड बना सकती है, या उसका कोई और प्रोडक्ट है जिसका बेस ये हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये वस्तुएं आपकी क्या कहलाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है। और ये वस्तु कौन सी है आपकी, फाइनल। अब ये बात रखी क्यों गई, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये मध्यवर्ती और फाइनल गुड्स क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। अब इन चीजों को रखा क्यों गया, ये कॉन्सेप्ट लिया ही क्यों गया। ठीक है, अब यहां देखिए, जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि भाई पहला डाल लीजिए, नॉट फॉर यूज ऑफ कंज्यूमर, मतलब ये उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स, या जिसको आप लिख लीजिए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, इन मध्यवर्ती वस्तुओं में ये उपभोक्ता के उपयोग के लिए नहीं होते हैं। दूसरा क्या आप लिखोगे इसके अंतर्गत कि ये कुछ अन्य की कोई अन्य वस्तु बनाने या अंतिम वस्तु के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का। फिर तीसरा क्या लिखोगे, these are not included in GDP to avoid डबल काउंटिंग, ठीक है। वैल्यू ऑफ लिख दीजिए यहां पर ऊपर जो है ना, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ दीज गुड्स, वैल्यू ऑफ दीज गुड्स,
यहां पर गुड्स लिख दीजिए। यानी इन वस्तुओं का मूल्य जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। किस लिए नहीं जोड़ा जाता है? ताकि दोहरी गणना, डबल काउंटिंग ना हो जाए। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के 3 पॉइंट कौन से हो गए कि ये उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको जो है इनका इस्तेमाल कोई अन्य का उत्पादन करने में या अंतिम वस्तु को बनाने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मौद्रिक मान है, वो जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर जोड़ दिया जाएगा तो डबल काउंटिंग या दोहरी गणना हो जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे हो जाएगी? देखिए, अब आपने यहां देखा कि भाई ये गेहूं आया था कितने का? ये गेहूं 5 रुपए का। किसने खरीदा? इस आटे की फैक्ट्री वाले ने खरीदा। ठीक है, और इसने 10 रुपए का ये आटा बना दिया इससे। क्लियर? अब ये 10 रुपए का आटा किसने खरीदा? यहां पर जो ब्रेड कंपनी है, ब्रेड कंपनी ने ये 10 रुपए का आटा खरीदा और 25 रुपए की ब्रेड बना दी। अब आप ये देखिए कि इस 25 रुपए में ये 5 रुपए भी जुड़े हैं और ये 10 रुपए भी जुड़े हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह कैलकुलेट करोगे, अगर आप मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट गुड्स को भी अगर आप जीडीपी में इंक्लूड कर लोगे तो ये कैसा हो जाएगा? 5 + 10 + 25, यानी आपकी जीडीपी, अगर मान लीजिए सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट ही बना है आपके पूरे वर्ष में, आपके देश में, तो आपकी जीडीपी कितना दिखाएगा? ये आपकी जीडीपी हो जाएगी 40 रुपए की, जो कि गलत आंकड़ा है। क्योंकि इस ब्रेड की कीमत में भाई जो कंपनी वाला है उसने 10 रुपए कीमत और ये 5 रुपए कीमत भी इंक्लूड कर रखी है। जब इस आटे की कंपनी ने गेहूं खरीदा और अपना आटा बनाया, ठीक है, तो इसने जब आटा बेचा तो इसने आटा इस कीमत को भी तो जोड़ा होगा। घाटे में व्यापार कौन करेगा? तो फाइनल जो हमारा ब्रेड की कीमत 25 रुपए है, इस कीमत में मध्यवर्ती वस्तु की कीमत ऑलरेडी जुड़ी हुई है। और जब जुड़ी हुई है तो हम इन मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों को जीडीपी की गणना में शामिल नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारी अंतिम वस्तु की कीमत क्या है? 25 रुपए। ये 25 रुपए ही आपके जीडीपी, अगर सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट आपके एक वित्तीय वर्ष में आपके देश में निर्मित हुआ है तो आपकी जीडीपी 25 रुपए की होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अंतिम वस्तु और ये समझ में आ गया आपको, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, अब यहां पर फाइनल गुड्स कौन से हैं? फाइनल गुड्स के बारे में देखिए, फाइनल गुड्स होते हैं, पहला पॉइंट इसमें भी लिख लीजिए कुछ थोड़ा बहुत, फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो फाइनल गुड्स होते हैं कंज्यूमर्स के इस्तेमाल के लिए होते हैं। दूसरा, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, फाइनल गुड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है, हिंदी में भी मैं बोलता जा रहा हूं तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई गेस। तो पहला होता है हमारा, 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? कंज्यूमर गुड्स, जिसको आप कहेंगे उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, जिसको आप हिंदी में कहेंगे पूंजीगत वस्तुएं। तो अंतिम वस्तु में 2 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। देखिए, उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं, कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम कर ली जाए, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल कर लें। और ये जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं मैंने आपको बताया था कि पूंजीगत वस्तु कौन सी होगी? ऐसी कोई भी वस्तु, मेरे पिछले लेक्चर्स में कैपिटल की डिफिनीशन दी है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो आपके लिए इनकम जनरेट करे। और इनकम जनरेट कैसी होगी? इनकम जनरेट करने के लिए प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इनकम कैसे जनरेट होती है? इनकम जनरेट करने के 4 फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उन 4 फैक्टर्स के माध्यम से ही इनकम जनरेट होती है।
तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वहां से इनकम जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो तुम्हारी मशीनरी वगैरह जो तुम्हारी भाग ले रही है, मशीनरी है, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुम्हारे बिल्डिंग है, ठीक है, ये तुमने लाइटिंग करवा रखी हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कैपिटल गुड्स। तो अंतिम वस्तु में दो प्रकार की हो गई, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तु, और कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तु। ठीक है, तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया कि फाइनल, यहां पर जो इन्होंने लिखा था अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो यहां पर इन्होंने लिखा था, तो ये फाइनल क्यों लिखा था ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, कि हमें जीडीपी की गणना में उन्हीं वस्तुओं को शामिल करना है जो अंतिम रूप से निर्मित हो चुकी है, मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाओं को शामिल नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा एक समझते हैं टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, क्योंकि हमारी जीडीपी की डिफिनेशन क्या कहती है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, अब हम मैंने आपसे क्या कहा कि आप भारत को सोचते रहिए दिमाग में कि हम भारत के बारे में बात करेंगे, तो भारत की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। इन ए फाइनेंशियल ईयर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा, यहां पर जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि यहां पर मैटर क्या कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा, आगे इस बात को मैं दोबारा बोलूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू सीमा, हिंदी में क्या है, घरेलू सीमा का अर्थ क्या है, घरेलू सीमा का अर्थ क्या है। तो देखिए घरेलू सीमा में मैं पहले बोल के समझा देता हूं फिर उसको लिख दूंगा। देखिए किसी देश की घरेलू सीमा में, भारत की चलिए बात करते हैं, भारत की घरेलू सीमा में सबसे पहले तो भारत की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो आएगी। ठीक है, ठीक है, भारत की घरेलू सीमा में ये भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो पहले ये हमारा जो है, ये जो हमारी जो राजनीतिक सीमा है, इसके अंदर का जो क्षेत्र है, हमारा भूभाग है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, तो भारत की घरेलू सीमा में सबसे पहले तो ये आएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, पहला क्या आ गया, पॉलिटिकल बाउंड्री। दूसरी चीज क्या आ जाएगी कि जो हमारा तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल तक की जो क्षेत्र है, सॉरी यहां पर श्रीलंका के ऊपर चढ़ गया, हालांकि ये श्रीलंका से नहीं, ये एरिया काउंट होगा। ठीक है, तो तट से, समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र, दूरी का जो क्षेत्र होता है चारों तरफ, ठीक है, इधर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और ये अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का भी 200 नॉटिकल माइल तक का वो भी कवर करेगा, ये बांग्लादेश का ईईजेड हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका हो जाएगा, बांग्लादेश का। ये हमारा किसका है, ये हमारा इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये क्षेत्र भी भारत की घरेलू सीमा में काउंट होगा। तो दूसरा क्या काउंट होगा, प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो राजनीतिक सीमा प्लस विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तीसरा जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय एरिया है। अब अंतरराष्ट्रीय एरिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा कुछ ऐसी जगह है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो इलाका है, भाई ये हमारा अंडमान निकोबार है, हमारा अंडमान निकोबार से भी चलिए मान लीजिए कि ये 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है वो हमारा ईजेड में आ जाएगा। लेकिन ये है, यहां पर अगर कोई देश नहीं है, अब ये जो इलाका है यहां पर तो कोई देश आसपास नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई?
कि ऐसा कोई एरिया जिस पर किसी देश का दावा नहीं है नियमों के हिसाब से, तो वो हमारा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र में आपका कोई अगर शिप हो, ठीक है, या एरोप्लेन हो, ठीक, या फिर आपका कोई रिसर्च स्टेशन हो। अब जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका किसी भी देश का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है। तो लेकिन अंटार्कटिका में अब जैसे हमारा रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा कोई रिसर्च स्टेशन है या हमारा कोई स्टैब्लिशमेंट है, कोई शिप है, कोई एरोप्लेन है, ठीक है, तो वो क्षेत्र भी हमारा, वो जो हिस्सा है, ये शिप, ये एरोप्लेन, ये और जो हमारा रिसर्च स्टेशन है, ये भी हमारी घरेलू सीमा में काउंट होंगे। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा एरोप्लेन हो या शिप हो या कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है, या कोई रिसर्च स्टेशन हो, कहां पर, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र या इंटरनेशनल एरिया में, अंतरराष्ट्रीय एरिया में। तो यहां पर भी जो ये भी जो एरिया, ये भी जो है, ये हमारा किस में काउंट होगा, हमारी घरेलू सीमा में काउंट होगा। ठीक है, या घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो पहला हो गया, पहला हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरा हमारा ईईजेड, ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, इंटरनेशनल एरिया में हमारा कुछ, कोई भी हमारा इंडिया का ओन्ड कोई भी इक्विपमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, और चौथा हमारा घरेलू सीमा में क्या शामिल हो जाएगा, चौथी है जो हमारी एम्बेसीज हैं विदेशों में, एम्बेसीज, जो हमारी एम्बेसीज हैं फॉरेन में, विदेशों में, वो भारत की घरेलू सीमा में काउंट होंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना है कि मतलब किसी देश की एम्बेसी में दूसरा देश बिना इजाजत एंट्री नहीं कर सकता। एम्बेसी के अंदर जाने के लिए अगर हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है तो वो भारत माना जाएगा। पाकिस्तान का कोई भी सिपाही या पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हमारी मतलब एम्बेसी से परमिशन लिए बिना एम्बेसी के अंदर इंटर नहीं कर सकता। इवन एम्बेसी में अगर कोई क्रिमिनल भी है तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर कोई कार्रवाई या फिर जबरदस्ती घुसना एक तरीके से ये देश की संप्रभुता को नीचे दिखाना या फिर संप्रभुता पे आंच आना, इसको इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने हमारी एम्बेसी में छापा डलवा दिया या आर्मी एक्शन करवा दिया तो इसको सीधे हमारे भारत देश पे हमला मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारी जो एम्बेसीज हैं, अब एम्बेसीज हमारी कौन कौन सी हैं भाई, देखिए हमारी डिप्लोमेटिक एम्बेसीज भी हैं, ठीक है, और हमारी कौन सी है, कमर्शियल एम्बेसीज भी हैं। कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, तो वाणिज्यिक एम्बेसीज या कम हो या डिप्लोमेटिक एम्बेसीज हो, एम्बेसी को हिंदी में कहते हैं दूतावास, तो उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, उसको भी हम काउंट करते हैं भारत की घरेलू सीमा में। ठीक है, तो घरेलू सीमा में हमने चार चीजें देखी, कौन कौन सी हैं, चलिए अब नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो घरेलू सीमा में हमने चार चीजें कौन सी देखी हैं। पहली चीज देखी है पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, या फिर इंडिया ही लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सक्लूसिव, हिंदी में भी लिखा रहा हूं, अभी थोड़ा सा वेट करते रहिए, इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा हो जाएगा कि हमारा एम्बेसीज, और वो चाहे डिप्लोमेटिक हो या फिर हमारा डिप्लोमेट या फिर हमारे कमर्शियल एम्बेसी हो। इन अदर कंट्रीज। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है, एम्बेसी के साथ साथ हमारा अगर कोई नेवी, हमारा कोई आर्मी बेस भी है,
जैसे हम भारत की शांति सेना है, तो भारत की शांति सेना अफ्रीका में कई जगह पर एक्टिव है। विश्व में जहां जरूरत पड़ती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी शांति सेना, मतलब कि देशों की शांति सेनाओं को इन्वाइट करता है कि भाई आप आइए, स्थिति को संभालिए। तो अगर हमारी शांति सेना अगर वहां पर जाकर कोई अपना आर्मी बेस बनाती है, ठीक है, प्लस लिख दीजिए यहाँ पे, एम्बेसीज प्लस आर्मी बेसेस, आर्मी बेसेस, ठीक है, और इसको पूरा इसको भी कवर कर लीजिए, इन अदर कंट्रीज, ठीक है। और चौथा क्या है हमारा, एनी शिप, एरोप्लेन, ठीक है, रिसर्च स्टेशन, ठीक है, या फिर एनी अदर इक्विपमेंट या इस्टेब्लिशमेंट, या फिर लिख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट कोई, ठीक है। ये कहां पर हो, इंटरनेशनल एरिया में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें हमारे घरेलू सीमा में आएंगी, ये सारी चीजें हमारी घरेलू सीमा में, भारत की घरेलू सीमा में मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएंगी, ठीक है। यहां पर अगर कोई उत्पादन हो रहा है वस्तु या सेवा का, तो वो हमारा जो है जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। यहां पर जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हमारे जीडीपी में काउंट किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहां पर बात अब हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में भी ऐसे एक हेडिंग सी डाल दीजिए, ठीक है। मैं हट रहा हूं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको उतार लें पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हिंदी में लिखा देते हैं। तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा में जो है ना आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी कि हिंदी में लिखिए इसको राजनीतिक, भारत की राजनीतिक सीमा। तो राजनीतिक सीमा तो मैंने बता दिया, हमारा जो मैप है इंडिया का, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत, या लिख दीजिए भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत का जो है ना ये दक्षिणी हिस्सा है। तो यहां पर जो हमारा सी शोर है, समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक का, 200 नॉटिकल माइल तक का जो ये क्षेत्र है, ये हमारा किसमें काउंट होगा, ये हमारा भारत का दक्षिणी है ना हिस्सा। तो यहां पर हमारा समुद्र का इलाका है पूरा, तो यहां पर 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होगा वो भारत की घरेलू सीमा में काउंट होगा, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो आप ये भी लिख सकते हैं हिंदी में, आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समुद्र तट से समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका। फिर उसके बाद भारत के दूतावास, चाहे वो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक दूतावास हो या फिर वाणिज्यिक दूतावास हो, ठीक है। तो भारत के जो दूतावास है वहां पर भी जो उत्पादन ये हो रहा है वस्तुओं सेवाओं का, वस्तुओं का तो उत्पादन होगा नहीं, सेवाओं का ही उत्पादन होगा, ठीक है। तो वहां पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं तो वो किस में काउंट होंगे। अब जो वहां ऑफिसर हैं वो ऑफिसर अपनी सेवाएं ही तो दे रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में, उनकी सेवाओं के बदले में उनको जो पैसा मिलता है वही उनकी मॉनेटरी वैल्यू हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वहां कोई फैक्ट्री, एम्बेसीज में कोई फैक्ट्री थोड़ी ना लगी, आप भी समझ रहे हो। लेकिन आपके मन में एक जाहिर से सवाल आ सकता है कि सर एम्बेसीज में क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो वहां पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन सेवाओं के बदले में वो वहां से सरकार उन्हें तनख्वाह देती है। तो ये उनकी सेवाओं का मौद्रिक मान है।
इस तनख्वाह को जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो दूतावास वो कौन से, कूटनीतिक या वाणिज्यिक दूसरे देशों में, फिर उसके बाद प्लस आर्मी बेस। ठीक है, नीचे लिख दीजिए आर्मी बेस, और ये कहां पर है, दूसरे देशों में। ठीक है, दूसरे देशों में जो हमारे ये दूतावास और आर्मी बेस हैं, वहां पर जो, अब आर्मी वहां पर है तो आर्मी प्रोडक्शन क्या कर रही है, आर्मी अपनी सेवाएं दे रही है ना, उसके बदले में आर्मी के जो जवान है, ऑफिसर्स हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, तो ये उनकी सेवाओं का मौद्रिक मान हो गया। ठीक है, तो वो जो है ना हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, इंटरनेशनल एरिया में कोई भी हमारा शिप है, एरोप्लेन है, या रिसर्च स्टेशन है, या कोई अदर कोई स्टैब्लिशमेंट है हमारा, जैसे कोई ऑयल रिग है कहीं पर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, जैसे हमारी एक ऑयल रिग थी, ऑयल रिग दुबई से, जैसे मैं ओएनजीसी के लिए काम कर रहा था, तो वो ऑयल रिग जो है ना उसको हमें दुबई से भारत लाना था। अब वो जो है ना दुबई के ईजेट से निकल के, विशेष आर्थिक क्षेत्र से निकल के, जब और भारत के आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वो जो ऑयल रिग थी वो बीच समुद्र में कहीं थी, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में थी। ठीक है, तो वहां पर उस ऑयल रिग में जो उत्पादन गतिविधियां चल रही थी, तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सेवाओं के बदले मुझे मौद्रिक जो पैसा मिल रहा था, जो अन्य कर्मचारी ऑफिसर्स थे उनको उनकी सेवाओं के बदले पैसा मिल रहा था। ठीक है, तो वहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हो रही थी, तो वो जो है ना अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में है वो, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में होने की वजह से वो भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा, वहां पर जो उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, वहां जो प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो कोई भी अदर इक्विपमेंट है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में। ठीक है, अब जैसे रिसर्च स्टेशन हमारा अंटार्कटिका में, मैंने बताया मैत्री है, भारती है, मैत्री 1989 में वहां पर मैत्री अपना एक रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया गया था। 1989 से पहले दक्षिण गंगोत्री था, जो वहां पर जो मतलब कि बाद में नष्ट हो गया, तो दक्षिण गंगोत्री के बाद फिर हमने अपना मैत्री वहां पर स्टैब्लिश किया। फिर 2012 में और 2015 में फिर हमने अपना एक और अपना रिसर्च स्टेशन भारती, शायद भारती रिसर्च स्टेशन भी अपना वहां स्टैब्लिश किया। अब अंटार्कटिका अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो हमारा रिसर्च स्टेशन है, जो हमारे साइंटिस्ट वहां रिसर्च कर रहे हैं, तो वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं को भी भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो भारत के घरेलू क्षेत्र में क्या क्या आ गया, भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री, जो हम मैप अपना प्यारे हिंदुस्तान का जो मैप देखते हैं, प्लस भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हमारा समुद्र वाला हिस्सा है वो। ठीक है, प्लस हमारी जो दूतावास है, चाहे वो कूटनीतिक हो या कमर्शियल हो, और हमारे जो आर्मी बेस है दूसरे देशों में। ठीक है, और इंटरनेशनल एरिया में अगर हमारा कोई भी किसी भी भारतीय स्वामित्व वाला कोई भी चीज है या सरकार के स्वामित्व वाला कोई भी चीज है, तो वहां पर इन जगहों पे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी उनको जो है ना भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों को, इन सारी पॉइंट्स को भारत की घरेलू सीमा में इंक्लूड किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हमारी हो गई घरेलू सीमा। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें या फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बोला, ध्यान दीजिए, यहां पर हम यहां पर जो ध्यान दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसको याद रखिएगा। जीडीपी में हम क्या ध्यान दे रहे हैं, जीडीपी में हम ध्यान दे रहे हैं प्रोडक्शन कहां हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और कौन में मतलब कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है और कौन कर रहा है, तो वो चाहे भारतीय हो या
विदेशी, ठीक है। काउंट वो भारत की जीडीपी में ही होगा, काउंट या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूजन जो होगा वो भारत की जीडीपी में ही होगा, भारत की जीडीपी में ही काउंट करेंगे, ठीक है। भारत की जीडीपी में ही काउंट किया जाएगा। तो जीडीपी के अंदर अंदर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि भारत की घरेलू सीमा में जो भी, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मान भारत की जीडीपी में माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जीएनपी। जीएनपी को हिंदी में क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ओके। अब हम अगली हेडिंग क्या डालेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में लिखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में कहते हैं जीएनपी, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। तो डिफिनीशन क्या है इसकी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the resident of a country, by the resident of a country in a financial year, कॉमा लगा के, in a financial year, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में, इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए तब तक, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जीडीपी में क्या था? जीडीपी में था कि देश की घर, अब मैंने क्या बोला था कि भारत को फील करते रहिए। जब हम भारत के जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भारत की घरेलू सीमा में, और घरेलू सीमा में कौन कौन सी चीजें आ रही? भारत का पॉलिटिकल मैप, हमारी जो भू सीमा है, फिर उसके बाद हमारा जो समुद्र तट से जो 200 नॉटिकल माइल का हमारा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, वहां पर कोई उत्पादन गतिविधियां चल रही हैं, प्लस उसमें क्या शामिल थे कि हमारी जो वाणिज्यिक और डिप्लोमेटिक एम्बेसीज हैं, कहां पर? विदेशों में, दूसरे देशों में, ठीक है। प्लस हमारे किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, इंटरनेशनल एरिया में हमारा कोई शिप हो, एरोप्लेन हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई ऑयल रिग हो या कोई रिसर्च स्टेशन हो, तो वहां पर जो, और वो भारत उसका मालिक हो या भारतीय कोई उनका मालिक हो, तो वहां पर जो उत्पादन गतिविधियां हो रही हैं, इनके मौद्रिक मान को जीडीपी में काउंट करते हैं। वहां पर देखते हैं, वहां जीडीपी में ये मैटर करता है कि कहां पर उत्पादन हो रहा है, कौन कर रहा है, ये नहीं, वो चाहे विदेशी ही उत्पादन क्यों ना कर रहा हो, अमेरिका की कोई कंपनी कर रही हो, अब जैसे पेप्सी है या अमेजन है, अमेजन इंडिया,
वो भारत में आके अगर अपना बिजनेस कर रही है तो उसके द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है वो भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सॉरी, वो भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो वहां पर मैटर ये कौन कर रहा है, इससे उससे कोई मतलब नहीं। भारत की जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि भारत की घरेलू सीमा में कौन उत्पादन कर रहा है। घरेलू सीमा में होना चाहिए, वो चाहे इंग्लैंड की कंपनी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिका की कंपनी हो। लेकिन जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम कहते हैं कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट निवासी, तो भारत को फील करते हुए चलेंगे तो भारत के निवासियों द्वारा जो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, वो जो है हमारा क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब रेजिडेंट में कौन होंगे हमारे, सिटीजन तो होंगे ही, सिटीजन यानी नागरिक, ठीक है। दूसरा कौन होंगे, ऐसे लोग, ठीक है, पर्सन्स दोज दोज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर attached with इंडियाज, ठीक है, या फिर कंट्री, आप इंडिया ही लिख दीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक, तो सिटीजन में कौन कौन है आपका, आपके जो नागरिक हैं और जो आपके लोग जिनके आर्थिक हित भारत के आर्थिक हितों से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जो है ना रेजिडेंट में आते हैं। तो इन लोगों द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, इन लोगों द्वारा जो उत्पादन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जा रहा है, उसका मौद्रिक मान हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां पर क्या मैटर कर रहा है, उत्पादन कर कौन रहा है। जीडीपी में मैटर कर रहा था कि उत्पादन हो कहां रहा है, कौन कर रहा है से मतलब नहीं, विदेशी हो चाहे भारतीय हो। जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मैटर कर रहा है कि कौन कर रहा है। देखो राष्ट्रीय, यहां पर राष्ट्रवाद जैसा फील ऐसा आता है ना, तो जैसे राष्ट्रीय की बात हो तो आप तुरंत कहना हाँ हमारे भारतीय, ठीक है। तो हमारे भारतीय जितने भी हमारे भारतीय हैं, उनका जो वो उत्पादन है वस्तुओं और सेवाओं का, उसका मौद्रिक मान जब हम पूरा जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, लिख भी लिया ना हिंदी मीडियम में, एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब यहां पर यह आया कि भाई कौन उत्पादन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर उत्पादन जो हो रहा है, तो भारतीय एक तो भारत में उत्पादन कर रहे हैं। अब इस चीज को भी समझिए, तो भारतीय सिर्फ भारत में थोड़ी ना है, वो तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो अब कहां हो रहा है उससे मतलब नहीं, दुनिया भर में प्लस भारत में भारतीयों द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उसके मौद्रिक मान को, उसके मॉनेटरी वैल्यू को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो अब ये जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी दुनिया है, ठीक है, बात तो समझिएगा थोड़ा सा। ये हम मान लेते हैं कि ये पूरी दुनिया है, ठीक है। अब इस पूरी दुनिया में ये हमारा भारत है। अब इस पूरी दुनिया में ये हमारा भारत है। कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा बन जाए।
ये हमारा भारत है। ठीक है, अब इस यहां पर भारतीय हैं, ठीक है, अब यहां पर भारतीय हैं और दुनिया भर में भी कहीं भारतीय फैले हुए हैं। तो जो भारतीय निवासियों द्वारा, तो यहां पर यानी कि हमारे जो बसे हुए हैं और दुनिया भर में जो बसे हुए हैं, इनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसके मौद्रिक मान को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, जब हम केवल भारत की घरेलू सीमा की बात करें तो घरेलू सीमा में ये पॉलिटिकल मैप भी आ जाएगा। वहां पर उत्पादन कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है, घरेलू सीमा में उत्पादन हो रहा है तो वो सारा जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन भारतीयों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, भारत के निवासियों द्वारा, तो उसके अगर मौद्रिक मान को जोड़ा जाएगा तो वो चाहे भारत में ही करेंगे और भारत के बाहर भी करेंगे। ठीक है, तो जीएनपी में क्या है, भारत के बाहर जो भी हमारे भारतीय काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, विदेशी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं यहां पर क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो यहां पे रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, तो सिर्फ भारतीयों द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वस्तुओं सेवाओं का, उसके मौद्रिक मान को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। इसमें विदेशियों को हमें बाहर निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर यह बात निकल के आती है, तो इसको इस तरीके से थोड़ा समझिए। अब समझिए, ये है हमारी जीडीपी। जीडीपी में प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, कहां हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, इन डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू सीमा में उत्पादन, घरेलू सीमा में उत्पादन। ठीक है, कौन कर रहा है, विदेशियों, भारतीयों, सबके उत्पादन का मौद्रिक मान जोड़ेंगे तो हमारा ये जीडीपी में काउंट किया जाने लगेगा। अब यहां पर कौन है घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में आपके भारतीय उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे भारत के निवासी हैं, और प्लस विदेशी भी उत्पादन कर रहे हैं, और इन दोनों के उत्पादन को जोड़ देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जीएनपी क्या कहता है। जीएनपी में कह रहा है कि प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी और प्रोडक्शन बाई इंडियंस, भारत को लेके चल रहे हैं ना, तो भारतीयों द्वारा उत्पादन, तो भारतीयों द्वारा जो उत्पादन होगा, यहां पे मैं सिर्फ भी लिख देता हूं, सिर्फ भारतीय निवासियों द्वारा उत्पादन। ठीक है, सिर्फ भारतीय निवासियों द्वारा उत्पादन। अब यहां ये क्या है, यहां पर कहां हो रहा है उससे मतलब नहीं है, अब भारत में भी कर रहे होंगे भारतीय, ठीक है, और भारत के बाहर भी लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको इधर दिखाया ना कि भारत के बाहर भी जो है हमारे भारतीय फैले हुए हैं, देख रहे हैं, तो भारत के बाहर भी उत्पादन कर रहे होंगे। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं शेष विश्व में, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन बाय इंडियंस। ठीक है, इन इंडिया, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन बाय इंडियंस। ठीक है, भारत में भारतीयों द्वारा प्रोडक्शन उत्पादन, भारतीयों द्वारा उत्पादन,
प्रोडक्शन बाय इन इंडिया बाय इंडियंस, लिख लीजिए प्रोडक्शन इन इंडिया बाय इंडियंस, एंड शेष विश्व में भारतीयों द्वारा उत्पादन। तो यानी कि पूरे दुनिया भर के भारतीय कवर हो गए और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उनके मौद्रिक मान को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक चीज समझिए, अब अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी में जाना है, मुझे जीडीपी हमें पता है, अब मुझे जीएनपी पता करना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझिए, पहले तो अब यहां पर इसको हम मान लेते हैं, तो यहां पर जो है भारत की घरेलू सीमा में भारतीय, यहां पर इसको भी पूरा लिख देते हैं, भारतीयों द्वारा उत्पादन, और यहां विदेशियों द्वारा उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर, ये जीडीपी में। तो घरेलू सीमा में भारतीय करें विदेशी करें, इनके उत्पादन को जोड़ेंगे, इनके उत्पादन के मौद्रिक मान को जोड़ेंगे, जीडीपी आ जाएगा। और सिर्फ भारतीय द्वारा उत्पादन, वो चाहे भारत में करें और या विदेशों में करें, उनके मौद्रिक मान को जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मान लेते हैं कि भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, तो ये भी ए ही हो जाएगा, भारत में भारतीयों द्वारा उत्पादन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब शेष विश्व में भारतीयों द्वारा उत्पादन क्या मान लेते हैं? बी। ठीक है, और विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादन, इसको मान लेते हैं सी। अब यहां पर जीडीपी आपका जो है वो जीडीपी क्या हो जाएगा? ए प्लस सी हो जाएगा। और जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीएनपी बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, यही तो होगा। ए और सी को जोड़ेंगे तो जीडीपी आ जाएगा, ए और बी को जोड़ेंगे तो जीएनपी आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद जब अगर हमें जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो इसका मतलब है कि हमें विदेशियों के उत्पादन को बाहर फेंकना होगा, बाहर करना होगा। ठीक है, और भारतीयों द्वारा शेष विश्व में जो उत्पादन हो रहा है उसको अंदर लाना होगा। ठीक है, इसको भारतीयों द्वारा शेष विश्व में उत्पादन और भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन, मतलब बात यही हो जाएगी। तो अगर हम इसको यहां से हटा देंगे और इसको यहां ले आएंगे तो ये और ये सेम जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब यहां पर देखो, विदेशी भारत में उत्पादन करके जो है ना, जो कमाई बाहर लेके जा रहे थे उस कमाई को हम हटा दें, उस मौद्रिक मान को हटा दें, और शेष विश्व में इसकी जगह हम शेष विश्व में भारतीयों द्वारा उत्पादन जो हो रहा है उसको अगर हम यहां पर लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन, जो सेम यही है, और इसकी जगह पर हमने इसको लिख दिया शेष विश्व में भारतीयों द्वारा उत्पादन। तो ये हमारा, इसको हटाने पर और इसको लाने पर हमारा जीडीपी से जीएनपी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पर क्या है कि विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान, या विदेशियों द्वारा, भाई जब वो उत्पादन करते तो आय अर्जित करते, तो विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, ठीक है, और शेष विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, इसके जो अंतर होता है, भाई मान लीजिए कि ये 5 रुपए इन्होंने कमाया, विदेशियों ने मान लीजिए कि 10 रुपए 10 रुपए कमाए थे भारत से, और भारत ने विदेशों से कमाए थे कितने? मान लेते हैं कि 6 रुपए। ठीक है, विदेशों से कमाए थे। अब क्या है, ये 10 रुपए हटाओ और 6 रुपए लाओ। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर इन दोनों का बैलेंस देखोगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा कि भाई -4, जीडीपी में -4, क्योंकि ये क्या है, 10 बाहर जा रहा है ना, तो 10 हमारा बाहर जा रहा है तो माइनस होगा, और ये अंदर आ रहा है 6, तो +6 हो जाएगा। तो हमारा क्या, -4 जीडीपी में जोड़ेंगे, जीडीपी में -4
जब हम घटा देंगे तो हमारा जीडीपी से जीएनपी बन जाएगा। तो ये जो हमारा, इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह लें कि सी माइनस बी, ठीक है, नहीं सॉरी, सी ये माइनस का रहेगा क्योंकि ये बाहर जा रहा है और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो सी माइनस सी प्लस बी, ये जो आपका है ये आपका है -4, और इसी को हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम एब्रॉड, या इसको हिंदी में कहेंगे विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। ये क्या कहलाता है? जो -4 रुपए है ये क्या है आपका? ये है आपका, जिसको आप -C + B लिख रहे हैं, ये आपका है विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, ठीक है। ये कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसको हम ऐसा ऐसा भी डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि भाई जीडीपी में, इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि जीडीपी में हम अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर जोड़ दें प्लस ये NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा? GNP। अब इसमें क्या है? विदेशी फॉरेनर आउट है, फॉरेनर क्या है? आउट है, और इंडियंस इन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यही तो हमने पीछे देखा है। तो इस NFIA को अगर जीडीपी में जोड़ दें तो ये हमारा GNP बन जाएगा। मैंने क्या यहां पर है, तो विदेशियों को बाहर निकाला, 10 बाहर गए, -10 हो गया। 6 रुपए भारतीयों ने विदेश से कमाया था तो प्लस इसको जोड़ दिया, तो हमारा जो इसका टोटल जो हमारा आया तो -10 और +6, तो ये हमारा क्या आया? -4। तो इस -4 को हम अगर जीडीपी में जोड़ेंगे, यानी कि ये जो -4 हमारा क्या कहला रहा है? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। अगर हम इसको जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमारा GNP आ जाएगा, ठीक है। अब जीडीपी बराबर हमने ऊपर क्या देखा था? A + C, भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन, विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादन, ठीक है, भारत में यानी कि भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन, ठीक है, प्लस NFIA क्या है हमारा? ये हमारा है -C + B बराबर क्या है आपका? GNP। ये हो जाएगा। अब देखो, A + C और यहां पर ब्रैकेट खोला तो -C + B आ गया, COC कट गया, यहां बचा कितना? A + B, A + B बचा, और यही GNP था। आप देखिए ऊपर, यही GNP था, A + B। और वही हमने A + B यहां दिखा भी दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? A + C और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाया तो CC कट गया, A + B हमारा जो कि क्या है? GNP है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बात समझ में आई कि जीडीपी से GNP में जाने के लिए, जीडीपी से GNP निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना होगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से अर्जित निवल कारक आय को जोड़ना होगा, तब हमारा क्या आ जाएगा? GNP यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला? पहले तो आप इसको शॉर्ट में देख लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
ठीक है, दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, क्लियर है? ठीक है, हमारा जीडीपी से जीएनपी में हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि भाई जीडीपी हमारा जो है, अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं, एनएफआईओ को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है? जीएनपी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये कैलकुलेशन याद रखना चाहो तो ना याद रखो, ना रखना चाहो तो मत रखो। ठीक है, क्योंकि कुल मिला के आपको सिर्फ रटना ये है, याद मैंने सिर्फ समझा दिया आपको। अगर इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोफेसरी करनी नहीं है, तो हम आपको क्या अल्टीमेटली एग्जाम पास करना है, तो रट्टा मार लो। जीडीपी और जीएनपी में किसकी भूमिका होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से अर्जित निवल कारक आय की भूमिका होती है। जीडीपी में एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा जीएनपी मिल जाता है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? जीडीपी में प्लस एनएफआईए, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, बदलाव किस नंबर में, इस चीज को आपको जो है ना ध्यान देना है। ये बीच वाला जो डी है, बीच वाला डी, ये एन में कन्वर्ट हुआ तो इसके लिए भूमिका किसकी रही? एनएफआईए को। तो घरेलू से राष्ट्रीय, ये है ना, ये घरेलू से राष्ट्रीय, इसको चाहिए तो लिख लीजिए, घरेलू से राष्ट्रीय में जब जाते हैं तो किसकी भूमिका हो जाती है? विदेशों से अर्जित निवल कारक आय की भूमिका होती है। ठीक है, एनएफआईए की भूमिका होती है। शॉर्ट में क्या है ये? एनएफआईए। ठीक है, तो इसको कहीं नोट कर लीजिए। क्लियर? तो ये रही बात। तो जब भी आप जीडीपी से जीएनपी, डोमेस्टिक से नेशनल या घरेलू से राष्ट्रीय की तरफ जाओगे तो किसकी भूमिका आ जाएगी? एनएफआईए की। एनएफआईए यानी को जोड़ना पड़ेगा जीडीपी में। जीएनपी से एनएफआईए घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा, है ना भाई। जीडीपी प्लस एनएफआईए है बराबर क्या है? जीएनपी। अब बराबर को उधर एनएफआईए को लिए जाओ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जीएनपी में से अगर आप एनएफआईए घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? जीडीपी प्लस एनएफआईए बराबर जीएनपी है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीडीपी बराबर जीएनपी। अब इसको उधर फेंक देंगे तो इसका चिन्ह क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा, जीएनपी माइनस एनएफआईए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बराबर, अगर जीएनपी में से एनएफआईए घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। क्लियर? लिख लीजिए इसका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा है? हमने सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा को देखा, हमने घरेलू सीमा क्या होती है उसको समझा, हमने अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु को समझा है। फिर उसके बाद हमने नेट फैक्टर इनकम, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। अब इसकी डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहो तो इसको मैं बोल दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन income earned by foreigners from India and income earned by Indians from abroad is known as net factor income from abroad। विदेशों से अर्जित निवल कारक आय कहलाती है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए,
विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय एवं भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय का अंतर विदेशों से अर्जित निवल कारक आय कहलाता है। फिर उसके बाद हमने एक चीज ये समझी कि भाई ये जीडीपी से हम जब जीएनपी में जा रहे हैं तो भूमिका आ जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। जीडीपी में जोड़ देंगे तो जीएनपी आ जाएगा, जीएनपी में अगर घटा देंगे तो जीडीपी आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वरना आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे, टफ मतलब कि थक जाओगे, ठीक है, दिमागी तौर पे। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनके लिए तो टफ नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको तो थोड़ा सा थकावट फील होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए।